2003 ये वो साल था जब मेरे घर में एक साथ 3 शादियां थीं और हमने हमारे विलेज का टूर भी कर लिया था। 1 जून और 14 जून को बहनों की शादी और 21 जून को बड़े भाई की। ये वो दौरा था जब घर में शादी और गौना अलग अलग होता था। दुल्हन की विदाई गौने पर हुआ करती थी जो 3 साल, 5 साल और 7 साल पर होता था। इन शादियों ने हम बच्चों को एक्साइटेड किया हुआ था। हम रिश्तेदारों संग खूब घूमते, मिठाइयाँ तो खाते ही थे, साथ में नए नए कपड़े पहनकर बारातियों संग घुल मिल भी खूब जाते थे। 21 जून को शादी का ये प्रोग्राम संपन्न हो गया था। अब बारी थी बेटियों के घर कुछ सामान पहुंचाने की। ये प्रथा के मुताबिक होने वाली रस्म होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे जुड़े मेरे सफर में एक भयानक चीज से मेरा सामना होगा। 21 जून के कुछ दिन बाद मेरे बड़े पिताजी और बड़े भाई बहन के यहाँ इस काम के लिए जा रहे थे। मौसम सुहाना था, तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं छत पर खड़ा काले बादलों को गिनने में व्यस्त था। तभी उसको देखकर लगे हाथ मैं भी तैयार होकर उसके साथ जाने के लिए दौड़ आया। मैं ये जानता था कि मुझे बाइक पर बीच में बैठकर ही बहन के यहाँ जाना है, फिर भी खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया। बाइक चलाने का जिम्मा भैया का था और पीछे ताऊ जी बैठे। मैं बीच में बैठ लिया। हमारी ये यात्रा जौनपुर में हमारे गांव छंगपुर से शुरू हुई। बहन की ससुराल मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिले में ही थी। अहम बात यह थी कि मेरी चारों बहनों का ससुराल एक ही रास्ते पर पड़ता था। इनमें अंतर भले कई किलोमीटर का हो, लेकिन हम जिस बहन के यहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँचने के लिए हमें बाकी 3 बहनों के घर तक जाने वाले रास्ते से होकर गुजरना था। गांव देहात में, बाजार में घर का कोई शख्स अगर आपको देख ले और आप उसके यहाँ गए बगैर वहाँ से निकल जाए तो नाराजगी हो जाती है। इसी वजह से हम बाकी बहनों के यहाँ होते हुए जा रहे थे। हर रिश्तेदारी में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लग ही जा रहे थे। इसी वजह से जिस बहन के यहाँ हमें जाना था वहाँ हम देर से पहुँचे। बड़े पापा ने तो वहाँ खाना नहीं खाया, लेकिन हम 2 भाइयों ने जी भरकर भूख मिटाई। इस पूरे कार्य के बाद घर में सभी रिश्तेदारों से मिलना शुरू किया। जीजाजी से शुरू हुआ सफ़र उनके दादा के परिवारों और आसपास के 5-6 घर तक पहुंच गया। ये सब चीज़ें हमारा काफ़ी समय ले गई और हमें दीदी के ससुराल में ही 8 बज गए। दीदी के घर से हमारी बाइक 8 सवा 8 बजे निकली। रास्ते में करौंदी कला में एक दूसरी बहन के ससुर जी मिले। वह हमसे रुकने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि रात काफ़ी है, रात उनके घर पर बिताकर तड़के हम गांव के लिए निकल सकते हैं। ताऊ जी ने उनसे बात कर रहे थे कि झमाझम बारिश शुरू हो। बारिश से बचने के लिए हम तीनों वहीं बाजार की ही एक दुकान के नीचे खड़े हो गए। हमें बारिश के रुकने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वह तो मानो तय करके आई थी कि आज रुकने ही नहीं है। तकरीबन 40-45 मिनट बाद बारिश काफ़ी कम हुई, हालांकि बूंदाबूंदी अभी भी हो रही थी। हमने तय किया कि अब वहाँ से निकलेंगे। गांव में 7 बजे भी सुनसान जैसा माहौल हो जाता है और वह तो 9 बजे से भी ज़्यादा का समय हो रहा था, लेकिन हमें तो घर के लिए निकलना ही था। इसलिए भैया ने बाइक पर मोर्चा संभाला और बाकी हम 2 उस पर बैठ गए। गांव के रास्ते में एक जगह खासी चर्चित है। इस जगह किसी जमाने में लुटेरों का आतंक रहा करता था। मैंने यहाँ के किस्से घर में बहुत सुने थे।
उस दिन पहली बार इतनी रात को हमें वहां से निकलना था, इसलिए मेरा डर से बुरा हाल था। मैं बाइक के बीच में था और खुद को सेफ जोन में समझ रहा था, लेकिन भैया के कंधे से ऊपर नजरें करके देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरा रास्ता कीचड़ से सना हुआ था, जरा सी चूक से बाइक स्लिप कर सकती थी। सड़क तो गांव में आज भी बुरे हाल में है। ढकवा नाम की वो जगह जो चोर लुटेरों के लिए बदनाम थी, हम उसके पहले थे। रास्ते में सरपत के बड़े बड़े पेड़ हमें घेरे हुए थे और बाइक दौड़े चली जा रही थी। वहां आसपास कई किलोमीटर जहां तक मैं देख पा भी रहा था तो सिर्फ बाइक के हेलमेट की रोशनी ही नजर आ रही थी, बाकी कहीं रोशनी का निशान ना था। मैं बार बार इस डर से सहमा जा रहा था कि कहीं सरपत के पीछे से लाठी लिए लोगों का झुंड न आ जाए। बारिश की बूंदाबांदी के बीच भी इस डर से मेरा गला सूख चुका था। मैंने एक बार फिर भैया के कंधे से नजर उठाई और आगे देखा। मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा बिच्छू सड़क पर पार कर रहा था। उसकी लंबाई करीब 3 फीट रही होगी। इसके 4 सेकंड बाद ही एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काट कर चली गई। यह देखकर मेरा दिमाग ही मानो सुन्न हो चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगा। इतने में मेरे कान में किसी मंत्र की ध्वनि गूंजी। मैंने आंखें खोली तो पाया कि ताऊजी धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे। बस फिर क्या, मेरा डर चरम सीमा पर पहुंच गया। इतने में ताऊजी ने भैया से कहा कि वह बाइक रोक दे। उन्होंने ऐसा बिल्ली के रास्ते काटने की वजह से कहा था। भैया ने बाइक रोकी और मुझसे कहा कि मैं स्टार्ट रखने के लिए उसका क्लच थामे रहूं। ताऊ और भैया दोनों ने बाथरूम किया और फिर आकर बाइक पर बैठ गए। इसके बाद हमारा सफर शुरू हुआ। हम ढकवा पहुंच गए थे। यहां पर एक पुल पड़ता है जिसे लेकर कई तरह की कहानियां गांव-गांव में तैरती हैं। हमारी बाइक जैसे ही इस पुल पर पहुंची, कई चीजें मेरे दिमाग में उभरने लगी। हमें रास्ते भर में ना तो एक भी गाड़ी दिखाई दी थी और ना ही कोई शख्स। इस सुनसान रास्ते में मेरा हौसला सिर्फ मेरे भैया और ताऊ जी ही थे। सरपत के पौधे अभी भी हमें घेरे हुए थे। रास्ता सुनसान था और डरावना भी। इतने में हमारी बाइक के सामने मैंने जो देखा वो होश उड़ा देने के लिए काफी था। सफेद साड़ी में एक बूढ़ी महिला चली जा रही थी। बाइक की रोशनी से उसकी साड़ी की चमक और बढ़ा दी थी। बुढ़िया के कंधे पर एक लाल रंग का पत्थर था जिसे उसने लाठी के सहारे डिगाया हुआ था। बाइक के हेडलाइट ने इन दोनों की रोशनियों को और तेज कर दिया था और आज भी वही रोशनी मेरे जहन में जिंदा है। वह बूढ़ी महिला सड़क पर दाहिनी ओर चल रही थी। बाइक उसके बराबर में आ गई और मैंने गर्दन दाहिने ओर करके उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन वह तो एकदम अंधेरा था। चेहरा देखना चाहा लेकिन वह तो एकदम अंधेरा था। चेहरा मानो वहां था ही नहीं। इतने में मैंने सुना कि ताऊ जी के मंत्रोच्चारण और तेज हो गए थे। मैंने चेहरा आगे किया और मानो गुप्त होकर आंखें बंद कर वहीं बैठ गया। मेरी आंख इसके बाद तभी खुली जब हमारा घर नहीं आ गया। घर आकर मैंने ताऊ जी से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा। मैं उनसे सुनना चाह रहा था कि वह कोई भूत थी, लेकिन ताऊ जी बात को टाल गए। आज भी मैं वो किस्सा याद करता हूँ जो स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती है। इस कहानी को 4-5 में कई लोगों से बात चुका हूँ, लेकिन आज मैं यह कहानी आपको सुना रहा हूँ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।